हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है वो लगातार हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो उसी सीरीज में ये आज का ये छठा वीडियो है, यानी कि छठा क्लास है, 6 नंबर क्लास है। ठीक है, आज जो हम जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि प्रारंभिक विद्युत का जो है ये जो प्रारंभिक विद्युत का है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन का जो चल रहा है सिलसिला, वो जो आज बिल्कुल लास्ट दिन है। उसके बाद नेक्स्ट डे अगले जो है चैप्टर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस जो है पीवाईक्यू के सीरीज को। तो आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन है और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो है 71 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल यहीं पे आज समाप्त कर देंगे। अब कल जो है अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के हम पहले शुरू कर दें क्लास को। देखिए आपका, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि यदि 10 कूलम्ब का आवेश, बोल रहा है कि यदि 10 कूलम्ब का आवेश किसी इकाई लंबाई के चालक से 2 सेकंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके छोरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है Q यानी कि आवेश, आवेश जो है कितना दिया गया है, 10 कूलम्ब दिया गया है। ठीक है, अब टाइम दे दिया गया है, टाइम कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए टाइम जो है आपका 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 2 सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो है आवेश 10 कूलम्ब और टाइम जो है 2 सेकंड। ठीक है, अब बोल रहा है कि उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, आर पूछ रहा है, आर जो है पूछ रहा है। ठीक है, और विभवांतर यानी कि वोल्टेज जो है कितना दे दिया हुआ है आपका, 10 वोल्ट दे दिया है, और यहाँ पे आर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Q इक्वल टू फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे क्या चीज, समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको वोल्टेज दिया है और क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रतिरोध का जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ से हम ओम के नियम से निकालेंगे। ओम का नियम का जो फार्मूला निकलता है वो क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है I का वैल्यू निकालेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। ठीक है, I बराबर V बाई आर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम I का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, V का वैल्यू यानी कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 वोल्ट बटे में आर का क्या है, आर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, तो हम आई बराबर हम लिख सकते हैं 10 बाई आर। ठीक है, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 बाई आर। तो देखिए यहाँ पे हम इसको हम मेजर कर देते हैं, कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, और Q बराबर क्या दिया हुआ है, 10 कूलम्ब। तो 10 बराबर आई का जो है मान अभी हमने क्या निकाला, 10 बटे आर, 10 बटे में आर, और टी दिया है 2 सेकंड। ठीक है, तो देखिए 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आर इधर चला जाएगा, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऋणात्मक तापमान गुणांक, तापमान में अंतर, रेखीय गुणांक, धनात्मक तापमान गुणांक। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक तापमान गुणांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था इससे रिलेटेड कि प्रतिरोध के तापमान में जो है, प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि, अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तापमान गुणांक, यानी क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात कर रहा है। जब टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात कर रहा है तो उसको हम शो कराते हैं अल्फा से। ठीक है, किसी से शो कराते हैं, अल्फा से। अब ये क्या कर रहा है कि अगर अल्फा का मान घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है कि अगर प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वोट BOT इकाई जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। अब बोल रहा है कि एक वोट जो है किसके बराबर होता है।
तो ये भी हमने बताया हुआ था क्या चीज। पहले तो देखिए बोर्ड का फुल फॉर्म हमने बताया था क्या है, बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड को हम क्या कहते हैं, KWH यानी कि किलोवाट घंटा कहते हैं। तो देखिए के का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 1000, ठीक है, और ये WH यानी कि वाट घंटा, वाट घंटा है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1000 वाट घंटा। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाए, सही, बी सही हो जाएगा। चलिए, दे रहा है किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक जो है किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं प्रतिरोधक यानी कि अवरोध उत्पन्न करना। प्रतिरोधक का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम क्या है, धारा में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए दिया है कि विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह को रोकने के लिए। ठीक है, सी दिया है विद्युत धारा का प्रवाह परिवर्तित करने के लिए, और विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए। तो अभी हमने क्या बोला कि प्रवाह को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, प्रवाह को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग जो है विद्युत धारा का प्रवाह जो है रोकने के लिए होता है या उसको घटाने के लिए। देखिए पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, पर हम उसको घटा सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह जो है क्या करने के लिए, घटाने के लिए होता है। ठीक है, अवरोध करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति होने वाला परिवर्तन। अभी हमने बताया प्रतिरोध का तापमान गुणांक यानी कि अल्फा, अल्फा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति क्या होने वाला परिवर्तन है, किस चीज में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने बताया था ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है, अल्फा का मात्रक भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की जो है एसआई मात्रक क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, अब प्रतिरोधकता जो है किससे शो कराते हैं हम, रो से, ये रो से, इसका प्रतीक क्या होता है, रो। और रो का जो है इसका एसआई जो है मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा आर बराबर, पहले तो इसका एक फार्मूला देख लीजिए, L/A। ठीक है, अब निकालना है रो का मात्रक, तो यहां से क्या हो जाएगा RA/L। ठीक है, रो बराबर, तो आर जो है प्रतिरोध है, प्रतिरोध को क्या कहते हैं, ओम। आर जो है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, और ये एल है, ध्यान दीजिएगा ये एल है, और ये ए क्या है, एरिया है। ये क्या है, ए एरिया है, यानी कि एरिया को मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और बटे में क्या है नीचे एल, लंबाई को मीटर में। देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध में, कार्बन जो है प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में जो है, कार्बन का प्रतिरोध बनाने हेतु मतलब जो है किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये सॉरी ध्यान दीजिएगा, कार्बन प्रतिरोध में कार्बन जो है प्रतिरोध बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, कार्बन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए दिया है कि अधात्विक और आदर्श पदार्थ, अधात्विक और आदर्श पदार्थ, आसानी से उपलब्ध पदार्थ, टिकाऊ पदार्थ और धात्विक पदार्थ। तो एक चीज बताइए कार्बन क्या है, कार्बन क्या है। तो देखिए जो कार्बन जो है, यानी कि कार्बन जो है वो क्या है,
आधात्विक है, सबसे क्या है वो आधात्विक पदार्थ है, क्या है आधात्विक, और आदर्श पदार्थ भी है। अब क्या बोल रहा है कि आसानी से उपलब्ध पदार्थ, भाई ये बिल्कुल हम सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और टिकाऊ पदार्थ, इसको भी सही नहीं करेंगे। धात्विक पदार्थ बिल्कुल भी नहीं है, धात्विक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो कार्बन का प्रतिरोध बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, कार्बन ही मतलब कि कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए कार्बन का जो उपयोग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्बन आधात्विक और आदर्श पदार्थ है, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचानें कि प्रतिरोधक का काम क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है कि वोल्टेज के प्रवाह को रोकना, एसी और डीसी धारा दोनों के प्रवाह को बहने देना, धारा के प्रवाह को रोकना, एसी धारा के प्रवाह को बहने देना। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या बताया कि प्रतिरोधक का कार्य क्या है, धारा में अवरोध उत्पन्न करना। धारा में क्या चीज, अवरोध उत्पन्न करना, ठीक है, धारा में अवरोध उत्पन्न करना। देखिए इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या, धारा के प्रवाह को रोकना, ठीक है, धारा के प्रवाह को रोकना। अब यहाँ पे जो है ये भी हो सकता है, क्या ऑप्शन में आ सकता है, अगर एक ऑप्शन मान लीजिए मैं ई कर देता हूँ यहाँ पे, अगर होता कि धारा के प्रवाह को कम करना, धारा के प्रवाह को कम करना, तो जो सटीक जो है क्वेश्चन के अनुसार आपका ई सही हो जाएगा, अगर ई ये वाला जो है ऑप्शन रहता तो, नहीं तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि तापमान में प्रति डिग्री जो है, तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, प्रतिरोध का तापमान गुणांक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने बताया इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा से शो कराते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि, मतलब कि प्रति डिग्री वृद्धि, तापमान में मान लीजिए कि 1 डिग्री वृद्धि हो रहा है तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होता है, और मूल प्रतिरोध के, अब मान लीजिए कि जो मूल प्रतिरोध है और जो बढ़ा हुआ प्रतिरोध है उसी के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध का तापमान गुणांक, यानी कि अल्फा शो करते हैं उसको, ठीक है। चलिए ओम के नियमानुसार, ओम के नियम का अनुसार ध्यान दीजिएगा, भी जो है V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। अभी अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। धारा जो है वोल्टेज के आनुपातिक होता है, प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए, वोल्टेज निरंतर रहता है और करंट बदलता रहता है, धारा वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए धारा वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल गलत। वोल्टेज निरंतर रहता है और करंट बदलता रहता है। भाई जब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो धारा घटेगा, ओम के नियम के अनुसार। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए, प्रतिरोध का तापमान जो है क्या होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। तो नियत ताप पे, तो क्या होता है, नियत ताप पे, तो धारा जो है वोल्टेज का अनुपातिक होता है, धारा जो है वोल्टेज का अनुपातिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आर जो है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, नियत होता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रतिरोध का तापमान जो है निरंतर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। मैं इसका बता दे रहा हूं, ओम के नियम के अनुसार लिखिएगा कि नियत तापमान, नियत तापमान, नियत तापमान, नियत तापमान तथा नियत नियत भौतिक परिस्थितियों में, भौतिक परिस्थितियों में, भौतिक परिस्थितियों में, भौतिक परिस्थितियों में नियत तापमान
और नियत भौतिक परिस्थितियों में, नियत तापमान, नियत भौतिक परिस्थितियों में वैद्युतिक डीसी परिपथ में, वैद्युतिक डीसी परिपथ में, वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के, किसी प्रतिरोध के, किसी प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न, सिरों पर उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला, सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से, उस प्रतिरोधक में से, उस प्रतिरोधक में से, ठीक है, उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, होने वाली धारा तो वाली, ठीक है, होने वाली धारा के, धारा के, धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी कि भी जो है समानुपाती होता है डायरेक्ट क्या चीज? आई के। ठीक है, अब यहीं पे जो है भी इक्वल टू आई आर हो जाता है, तो आर जो क्या है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर, ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए दिया है समायोज्य प्रतिरोध, ऑप्शन बी दिया है कार्बन प्रतिरोध, और ऑप्शन सी दिया है स्थिरमान प्रतिरोध, और ऑप्शन डी दिया है टैप्ड प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रेफाइट होता है, सबसे बड़ी बात है कि ग्रेफाइट जो है क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ठीक है, और जो ग्रेफाइट होता है, आप लोग देखे होंगे पेंसिल का जो उसमें नीडल होता है, जो पेंसिल होता है, अब देखिए जो आगे जो उसमें लगा होता है अंदर रॉड की तरह बीच में होता है, ठीक है, और चारों तरफ क्या होता है? लकड़ी होता है, और ये बीच में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो यही जो ग्रेफाइट है, तो बोल रहा है कि इसी ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? तो देखिए ग्रेफाइट क्या है? एक क्या है? कार्बन है। ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन है। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, तो ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? प्रतिरोध बनाने के लिए आदर्श सामग्री क्या है? अभी हमने बताया कि कार्बन है। ठीक है, चलिए, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई, लंबाई भाई दे दिया है L 1 सेंटीमीटर, तथा 1 सेंटीमीटर अनुभागीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बटे में A, ध्यान दीजिएगा मैं किसी का बात कर रहा हूँ, रो एल अपान ए बराबर ये R। तो क्या कह रहा है कि प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? अनुभागीय पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो जाएगा आपका, L क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, प्रतिघात, प्रेरकत्व, कैपेसिटेंस और विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए आर ए अब इधर, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आर ए बटे में एल, यानी कि क्या हो जाएगा? ये रो क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपीड़ित कार्बन पाउडर
और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को क्या कहा जाता है? क्या क्या चीज? संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त, ठीक है, रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन प्रतिरोध होता है, कार्बन का जो प्रतिरोध होता है, कार्बन कार्बन प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, कार्बन का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम से 20 मेगा ओम तक होता है। ठीक है, 1 ओम से 20 मेगा ओम तक जो है इसका मान होता है। एक चीज और देखिए, ये जो है 1/8 वाट से 1/8 वाट से 1/8 वाट से जो है 2 वाट तक बनाए जाते हैं। मतलब कि 1/8 वाट से 2 वाट तक के बनाए जाते हैं, वाट तक के बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो है कार्बन प्रतिरोध क्या है? कार्बन प्रतिरोध जो है 1 ओम से लेकर के 20 मेगा ओम तक जो है बनाए जाते हैं, और 1/8 वाट से 2 वाट तक के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा पहले इसमें कि कार्बन कंपोजिशन जो प्रतिरोध होता है उसमें रेसिन भी प्रयोग किया जाता है, रेसिन बंधक। ठीक है, ये जो रेसिन है, रेसिन और कार्बन मिला करके ही क्या बनता है? आपका प्रतिरोध बनता है, यानी कि कार्बन प्रतिरोध बनता है। ठीक है, चलिए सिरेमिक केसिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमाकर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधक में से एक की पहचान कीजिए। देखिए कह रहा है कि सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमाकर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधक में से एक पहचान करिए। आपका ऑप्शन देखिए, पहले वायर वाउंड प्रतिरोधक, ऑप्शन बी दिया है कि पैलेट या स्लग प्रकार के प्रतिरोधक, और ऑप्शन सी दिया है फिल्म कार्बन प्रतिरोधक, और ऑप्शन डी दिया है फिलामेंट प्रकार कार्बन संरचना प्रतिरोधक। दोस्तों 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिल्म कार्बन प्रतिरोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिल्म कार्बन प्रतिरोधक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वो विभवांतर, 86 नंबर क्वेश्चन है, वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है। ठीक है, विसंवाहन के भंग का कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, उसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। जैसे ही विसंवाहन यानी कि बीच में क्या होता है? भंग हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है? अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन, यानी कि वोल्टेज जो है ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि एक 1000 वाट और 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था P = V²/R, तो यहां से क्या निकलेगा? R बराबर V²/P। ठीक है, तो V का मान कितना दिया हुआ है? 220, तो 220 गुणे 220 अब बट्टे में क्या 1000 दिया हुआ है ना, पावर कितना दिया है? 1000 वाट। देखिए अब जो है 00 से 00 कट जाएगा, आप 22 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 484 हो जाता है ना, 484। अब बटे में क्या है? 10 है, यानी कि 1 0 हम इधर से लगा देंगे तो 48.4 जो है ओम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 48.4 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा जो है किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा जो है किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो बताइए आई जो है किसके अनुक्रमानुपाती होती है? डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल किससे होती है? भी, यानी कि क्या भी क्या है आपका? वोल्टेज। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? 88 का सी हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज टू ड्रा स्मॉल साइज सर्कल। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है, जो कंपास, उस कंपास का नाम क्या है जिसका जो है छोटे साइज के सर्कल का जो है क्या साइज मापा जाता है। ठीक है, छोटे साइज के सर्कल का, जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये एक वायर है, बहुत पतला वायर है, और इसका जो है एरिया जो है, एक देखिए वृत्त बन, यहाँ पे वृत्त बन रहा है गोलाकार। ठीक है, तो इसी चीज को कह रहा है कि अगर ये छोटा है, बिल्कुल स्मॉल साइज का है, तो इसी चीज को जो है छोटे साइज को किस चीज से मापते हैं। ठीक है, कौन से, इसको पहले कहते हैं कि जिस कंपास से मापते हैं उस कंपास का नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन बो, दूसरा ऑप्शन ड्रॉप, और तीसरा ऑप्शन है बीम, ऑप्शन डी जो है ओवल। तो दोस्तों 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि कंपास ड्रॉप हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, कंपास ड्रॉप। तो ध्यान दीजिएगा, कंपास ड्रॉप से क्या मापते हैं हम, छोटे साइज का क्या कहते हैं, वृत्त को मापते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि यदि 90 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की बिजली की खपत 680 किलोवाट घंटा है, अब प्रति वर्ष यानी कि एक वर्ष में जो है 680 किलोवाट घंटा है एक साल में, और बिजली का खर्च जो है 50 पैसे प्रति kWh यानी कि किलोवाट घंटा है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा। ध्यान दीजिएगा 50 पैसा हो रहा है, 50 पैसे का मतलब क्या, 0.5 रुपीज, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 1/2 रुपए, कह सकते हैं 1/2 रुपए। तो बताइए भाई, एक साल में 680 यूनिट है, तो यहाँ पे 50 पैसा है, तो यहाँ पे 680 कर देंगे, क्या कर देंगे 680, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तियां 6, 2 चौका 8 और 0, 340 हो जाएगा। अब 340 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 साल का, तो 2 साल का करेंगे तो फिर डबल कर देंगे, तो डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 680 ही हो जाएगा। ठीक है, कैसे भाई, 50 पैसे है, यानी कि क्या है 50 पैसे है, 1/2 है, तो आधा है, मतलब कि क्या है 50 पैसे हैं, तो 680 का जो है तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 340। अब फिर कह रहा है कि 2 साल में, तो 2 साल का डबल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 680 ही हो जाएगा, 680 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 680 रुपये। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होगी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी पावर सर्किट में, कोई पावर सर्किट है मान लीजिए, उसमें कह रहा है कि सीरीज में लैंप जुड़ा हुआ है, तो चलिए हम जोड़ देते हैं सीरीज में लैंप, कितना जो है 3, हम एक यहाँ पे एक लैंप बना लेते हैं, एक, ठीक है, सीरीज में ऐसे ही जोड़ते हैं लगातार हम ऐसे, ठीक है, ये 1 2 3, तो 3 हमने जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, क्या कर दिया, एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पे जो है हम दे दिए वोल्टेज स्रोत दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, एक स्विच लगा दिया, ये स्विच, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े हुए लैंप को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होगी। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लगा है, एक स्विच लगा है ना, ठीक है, तीनों को जलाने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, ठीक है, तो एक ही स्विच की आवश्यकता होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्विच यहाँ पे लगा दिया, एक स्विच यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं है, एक स्विच से ही है, क्या हो सकता है, सीरीज में है अगर, तो इसको हम जो है इसको चला सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 92 नंबर। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 92 नंबर कह रहा है कि 1000 वाट, 1000 वाट और 220 वोल्ट विद्युत तापक का प्रतिरोध कितना है। विद्युत तापक का प्रतिरोध अभी हमने इसको किया था ना, क्या हो जाएगा 220 गुणे 220 अब बटे में क्या हो जाएगा 1000, डबल जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 484, और बट यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे 48.4 ओम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूले पर, तो ध्यान दीजिएगा आर बराबर क्या होता है, v²/p होता है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होती है। देखिए अब क्या कर दिया, ये बोल रहा है कि 30 इंच प्लाज्मा रंगीन, भाई 30 इंच का जो है टीवी आता था पहला, उसमें जो है सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा
इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको तो बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 30 इंच प्लाज्मा में जो है कितना जो है खपत होती है, बिजली की जो है कितना खपत होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 वाट। कितना? 150 वाट। और आजकल जो है शायद कम ही लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा 150 वाट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हमने कल भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का कोड इस प्रकार है कि पहले लाल है, फिर पीला है, फिर भूरा है और अंत में सिल्वर है, ठीक है। अंत में क्या है? सिल्वर है। तो देखिए हम इसको ऑप्शन से ही मारेंगे, ठीक है। इसको ऑप्शन से ही हम करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था? गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड के लिए क्या था? ±5%, टॉलरेंस जो था ±5% था। और सिल्वर के क्या था? सिल्वर के लिए क्या था? ±10%, ठीक है। तो देखिए 10%, देखिए पहले तो हम ए ऑप्शन काट देंगे और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन काट देंगे और आपका यहाँ पे डी ऑप्शन काट देंगे। अब बचा क्या? 10% यहाँ पे भी है, 10% यहाँ पे भी है। अंत में देखिए सिल्वर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि सिल्वर के लिए हम बोल रहे हैं कि 10% होगा। देखिए 10%, ठीक है। टॉलरेंस जो टॉलरेंस होगा वो 10% होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 10% है और ऑप्शन नंबर बी में 10% है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि पहले जो है लाल दे रहा है, फिर पीला दे रहा है, फिर भूरा दे रहा है। तो भूरा आप याद करिए, ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। तो इसका क्या था? 10 का पावर 0 और 10 का पावर 1। तो यहाँ पे ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए यानी कि 10 का पावर 1। तो 10 का पावर 1 करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? 0 तो आएगा भाई, ठीक है। 0 तो आएगा ही, तो पहले 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। उसके बाद देखिए पहले क्या है? भूरा हो गया। अब देखिए इधर से हम राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया? सिल्वर का हम कर लिए, भूरा का कर लिए, मल्टीप्लायर का यूज हो गया। अब देखिए पीला की बात करते हैं, पीले कलर का। तो पीला जो है किस पे आता था? याद है? देखिए बीबी रॉय, ROY, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड और वेरी गुड वाइफ, गोल्ड और सिल्वर। तो क्या दिया हुआ है भाई? पीला। पीले के लिए देखिए कितना है? ये 0 और ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, यानी कि पीले के लिए 4 है। तो क्या होना चाहिए भाई? 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे तो एक 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या कलर दिया है फिर थोड़े देख लेते हैं। अंत में जो है सिल्वर हो गया, तो 10% हो गया, ये सही है। और भूरा दिया है, तो भूरा के लिए क्या होगा? मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जो है भूरे के लिए हमने क्या बताया? 10 का पावर 1, यानी कि क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? पीला। पीला के लिए 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही दिया हुआ है और यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 10 ये दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है? ये मल्टीप्लायर है आपका, मल्टीप्लायर। और ये क्या है? टॉलरेंस। क्या है? टॉलरेंस। और ये क्या है आपका? सेकंड डिजिट। और ये क्या है आपका? फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट पे यानी कि 2 लाल पे है। लाल के लिए कलर कोड क्या होता है? 2 होता है। और फिर जो है पीले के लिए 4 होता है और भूरा के लिए यहाँ पे आपका 10 दे दिया हुआ है मल्टीप्लायर, ठीक है। यानी कि 2410, 2410 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है, किसी इलेक्ट्रॉन पर जो है प्रवाह क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है। पहले तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव दे दिया, तो ये ऑप्शन ए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए बी दिया है -1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे देखिए -1.22, यहाँ पे भी दिया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम होता है और निगेटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है।
अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम इसी को पहले ऑप्शन को कर लेंगे, यहाँ पे प्लस को हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे बस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन पर यहाँ पे ए सही कर सकते हैं, ठीक है। बस प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको ए सही कर लीजिएगा, ठीक है, ए सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता क्या है, टॉलरेंस क्या है। एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए टॉलरेंस क्या है, तो बताइए। चांदी के लिए टॉलरेंस अभी हमने पीछे ही बताया था, गोल्ड के लिए तो क्या था, ±5% था, और सिल्वर के लिए क्या है, ±10%, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर के लिए क्या है, आपका टॉलरेंस कितना होता है, +-10% होता है, ठीक है, यानी कि 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर, यानी कि हम 98 नंबर की बात करेंगे। तो बोल रहा है कि एम्पियर जो है किसकी एसआई यूनिट होती है। तो दोस्तों एम्पियर जो आप लोग जानते हैं विद्युत धारा का होता है, ठीक है, एसआई यूनिट होता है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट की आपूर्ति से संबंधित उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आर का मान दे दिया है आपका 50 ओम दिया है, और वोल्टेज जो है आपका कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपका विद्युत धारा पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ओम के नियम से V = I/R, डायरेक्ट हम रखते हैं, हम आई पूछ रहा है तो V बाई हो जाएगा आपका R, I बराबर V बाई R। तो V का मान कितना दिया हुआ है आपका 200, और बटे में क्या है 50, R का मान 50 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5×4 = 20, यानी कि 4 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 100 नंबर पे आते हैं। देखिए ओम का नियम बताता है कि, देखिए ओम का नियम अभी हमने कई बार आपको बता दिया कि V = I/R होता है, V = I/R होता है। कहाँ पे है भाई, IR देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही में है, क्या है, V = I/R, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 101 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे। 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पियर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होगी। 230 वोल्ट पर जो है 10 एम्पियर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर पावर पूछ रहा है, चलिए तो इनपुट शक्ति कह रहा है, तो देखिए पावर का मान क्या होता है, P = VI होता है, ठीक है, पावर का वैल्यू क्या होता है VI। और एक और बताया था पावर का क्या होता है, P = V²/R भी होता है, ठीक है। चलिए जैसे जैसे आगे आएगा उतना बताऊंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं। तो देखो P = VI पर हम रख के सॉल्व करते हैं। आपका पूछ रहा है क्या, पावर ही पूछ रहा है, यानी कि पावर बराबर वोल्टेज कितना दिया हुआ भाई 230, और आई क्या दो है 10 एम्पियर। भाई हम जाके यहाँ पे एक जीरो करते हैं, क्योंकि 230 में 10 से गुणा करेंगे 2300 हो जाएगा, यानी कि 2300 वाट हो जाएगा, बिल्कुल सही इसका आंसर, ठीक है। यानी कि हम 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पे अगर 10 एम्पियर धारा लेने वाले विद्युत हीटर जो है, ठीक है, विद्युत हीटर लगाते हैं, उपयोग करते हैं, तो जो इनपुट शक्ति होगा वो कितना होगा, वो 2300 वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3 समान बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये तीनों जो है कुल m शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो व्यय शक्ति कितनी होगी। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 3 समान बल्ब है, 3 को बल्ब जोड़ देते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा किस चीज में, पहले तो हम जोड़ते हैं इसको श्रेणी क्रम में, यहाँ पे लिख देते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। 3 बल्ब जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे भाई, डायरेक्टली हो जाएगा 3R हो जाएगा ना, क्योंकि क्या होता है आपको बताया था कि एक बल्ब, 2 बल्ब और ये 3 बल्ब, डायरेक्टली हम क्या करते हैं इसको हम श्रेणी में जोड़ते हैं, तो हम क्या है पहला सिरा जो है उसको छोड़ देते हैं खाली, और एक बल्ब का दूसरा सिरा जो है वो दूसरे वाले का पहले से के साथ हम ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वैसे ये श्रेणी क्रम हो गया भाई। मान लीजिए कि इसका जो है शक्ति जो है, मान लीजिए कि R शक्ति, मान लीजिए कि मैं W मान लेता हूँ, चलिए यहाँ पे W या R ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R तो क्या हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा, ठीक है। देखिए श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा। अब देखिए
ये तीनों ये तीनों जो है कुल m शक्ति व्यय करते हैं। कितना पावर जो है m दे दिया है, पावर जो है क्या दे दिया है, m दे दिया है, ठीक है, m शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो भाई समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों तीनों समान है, तो ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया, देखिए ये बल्ब है, मैं प्रतिरोध जोड़ रहा हूँ, चलिए बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है आपका और ये बल्ब है, समांतर में जोड़ दिया। और तीनों, ये भी आर ओम का है, ये भी आर ओम का है और ये भी आर ओम का है। तो हमने क्या बताया था एक बार कि एक जो है, जो एक बल्ब का जो है यानी कि एक प्रतिरोध का जो है मान जो है अगर आर है, तो अब बट्टे में कितना लगा है, 3 लगा है, तो r/3 हो जाएगा। ये तो समांतर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर में, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है, तो 3r के लिए पावर कितना दिया हुआ है भाई, m दिया हुआ है। तो बताइए r/3 के लिए कितना देगा, है ना, बोल रहा है ना कि यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो बताइए क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए दोस्तों, तो P बराबर श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, पहले तो फार्मूला याद रखिएगा, P बराबर v² हो जाएगा, ठीक है। तो पहले के लिए क्या दिया हुआ है, P बराबर m दिया हुआ है, यानी कि P का मान जो है m दिया हुआ है, तो v² अब बटे में r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए m के लिए हमने क्या निकाला था श्रेणी क्रम में 3r, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 3r, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भाई 3r के लिए पावर m है, 3r के लिए क्या है, पावर m दिया हुआ है। तो बताइए कि r/3 के लिए, r/3 के लिए कितना होगा, इसके लिए हमको बताना है, मतलब समांतर क्रम में r/3 आया है, तो r/3 के लिए कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, v²/r। अब बराबर क्या हो जाएगा, हम मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे P1 ही मान लेते हैं, P मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, v² वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, r के जगह पे क्या रखेंगे, r/3 रखेंगे। r के जगह पर हम जब r/3 रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3v² ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। तो अब v²r का मान हम देखेंगे क्या निकला है अभी, ठीक है। v²r का मान तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये जाएगा, ये 3 जो है इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, बराबर v²/r हो जाएगा, ठीक है। अब v²r का मान कितना आ गया है, 3m आ गया है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं, तो 3 गुणे v²r यानी कि यहाँ पे हम इसका मान जो है 3m रख सकते हैं, तो गुणे 3m, तो बराबर क्या हो जाएगा, 43 का 9m हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। 102 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 103 नंबर। तो देखिए 103 नंबर दिया है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा, किस चीज में जोड़ा गया है, समांतर में जोड़ा गया है। चलिए समांतर में जोड़ देते हैं, 1/r, 1/r, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर 1/r1 क्या दिया है, 2 ओम दिया है, उसके बाद प्लस 1/r2 क्या दिया है, 3 ओम दिया है, प्लस 1/r3 6 ओम दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी का 6, 2 6 एकम 6 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 3 3 6, तो 6/6 यानी कि बराबर 1 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम जैसे भी कोई भी प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़ा होता है, कोई भी प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़ा होता है, कई सारे विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध जब समांतर में जुड़े होते हैं, तो उस अलग अलग जो प्रतिरोध का मान होता है, जो उसमें सबसे कम होता है, जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, तो जो इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है, जिस छोटे प्रतिरोध का जो होता है उससे जो है कम होता है, यानी कि इक्विवेलेंट का जो मान आता है सबसे छोटे प्रतिरोध में से, सबसे छोटे प्रतिरोध वाले मान से सबसे छोटा आता है, यानी उससे कम आता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है, 2 3 6 में 2 सबसे छोटा है,
लेकिन इक्विवेलेंट देख रहे हैं, इक्विवेलेंट कितना आया है, 1 ओम आया है, यानी कि इस इनमें जो है सबसे छोटा जो है उससे भी कम आता है, क्या है उसका इक्विवेलेंट जोड़ने के बाद, समांतर में ये बात होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, 104 नंबर। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एसआई इकाई क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ यही क्या होता है हमारा, क्या होता है आपका वैद्युत स्रोत, जैसे यानी कि वोल्टेज होता है, यानी कि विभव होता है, ध्यान दीजिएगा विभव। तो विभव को जो हम किस चीज में मापते हैं, आपका वोल्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, यानी कि विभव। बोल देगा कि इलेक्ट्रोमोटिव बल की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ का जो है इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए ये भी मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, इसका जो है बल हो जाएगा। बल का जो है मात्रक न्यूटन होता है, और एक होता है प्रणोद। ठीक है, प्रणोद का भी मात्रक क्या होता है, प्रणोद का भी मात्रक न्यूटन ही होता है, और एम्पियर जो है धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का। ठीक है, एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, देखिए दोस्तों प्रकाश से बोल रहा है कि रंग किस पर निर्भर करता है। देखिए आपको ऑप्शन ए दिया है कि प्रकाश की गति पर, ऑप्शन बी दिया है कि तरंगदैर्ध्य पर, ऑप्शन सी दिया है कि आवृत्ति पर, ऑप्शन डी दिया है कि ए और बी दोनों पर, यानी कि प्रकाश की गति पर भी और तरंगदैर्ध्य पर भी। देखिए प्रकाश का जो रंग है किस पर निर्भर करता है, वो करता है प्रकाश की गति और तरंगदैर्ध्य दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो तरंगदैर्ध्य होते हैं, देखिए एक कलर की बात आ गया है तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की जो गति, अगर कोई प्रिज्म है, थोड़ा समझिएगा, अगर कोई ये प्रिज्म है, प्रिज्म में से अगर सफेद प्रकाश ऐसे गुजरता है, ठीक है, तो वो विक्षेपण होता है उसमें। ठीक है, जैसे वर्ण विक्षेपण होता है, वो 7 कलर में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, 7 कलर में विभाजित होता है। उसको क्या कहते हैं, कलर हम लिखते हैं विव ग्योर, VIB, विव ग्योर, GYOR, 7 कलर, यानी कि एक सफेद जो प्रकाश जाता है उससे 7 कलर बनते हैं। ठीक है, वायलट हो जाता है इससे, वायलट। अब इससे क्या होता है, इंडिगो, इंडिगो। ठीक है, और इससे क्या होता है आपका ब्लू, यानी कि नीला। इससे क्या होता है ग्रीन, यानी कि हरा, ये ग्रीन। और इससे येलो, यानी कि पीला, येलो बोले तो पीला। और इससे ऑरेंज, ऑरेंज। और ये क्या है, रेड। ध्यान दीजिएगा, रेड। अब इसमें चीज है, ध्यान दीजिएगा एक चीज बात, देखिए प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति को हम किस से डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति जो है हम सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है C इक्वल टू, यानी कि प्रकाश की गति बराबर क्या होता है आपका, तरंगदैर्ध्य गुणे तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य गुणे तरंगदैर्ध्य गुणे म्यू, म्यू मतलब आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं C इक्वल टू लैम्डा गुणे यहाँ पे म्यू, ये है म्यू। ठीक है, अब म्यू क्या है, यहाँ पे आवृत्ति है, आवृत्ति। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। एक चीज और थोड़ा सा में समझ जाइएगा कि देखिए निर्वात में जो होता है तरंगदैर्ध्य, वो क्या होता है, सब में जो है समान होता है। निर्वात में क्या होता है, सब में क्या होता है, इन सब में तरंगदैर्ध्य का मान समान होता है निर्वात में। ठीक है, एक चीज मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वायलेट में क्या होता है, तरंगदैर्ध्य सबसे ऊपर, इसमें क्या होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, कम। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले यहाँ पे कम होता है, फिर इसमें ज्यादा होता है, फिर इसमें ज्यादा, फिर इसमें ज्यादा, फिर इसमें ज्यादा। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य जो है लाल कलर का होता है, रेड का। यहाँ पे तरंगदैर्ध्य होता है सबसे ज्यादा रेड का होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की गति देखिए दोनों पर निर्भर करती है, यानी कि प्रकाश की गति जो प्रकाश का रंग होता है दोनों पे, यानी कि प्रकाश की गति पे भी और तरंगदैर्ध्य पे भी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 106 नंबर, इलेक्ट्रोमोटिव बल ई यानी या ईएमएफ प्रदान की गई ऊर्जा जो सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है, उसे
किस में मापा जाता है? ईएमएफ जो है अभी हमने बताया किस में मापा जाता है। ईएमएफ जो है वो वोल्ट में मापा जाता है। ईएमएफ किस में मापा जाता है? वोल्ट में। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और जो टेस्ला होता है वो जो है टेस्ला से जो है क्या होता है? फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व का मात्रा क्या होता है? टेस्ला होता है घनत्व। ठीक है। और ये क्या होता है? जूल, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एम्पियर क्या होता है? धारा का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 107 नंबर, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की, पावर की जो है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। 107 का क्वेश्चन जो है, तो शक्ति की एसआई इकाई क्या हो जाएगा पावर का? देखिए पावर, पावर हमने क्या बताया था? v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, पावर बराबर बताया था हमने एक और चीज, आई स्क्वायर, सॉरी वी आई होता है, पावर इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, और पावर बराबर v स्क्वायर बाई आर होता है। अब पावर जो है शक्ति को किस में मापते हैं? किलो वाट या वाट में मापते हैं। ठीक है, किलो वाट या वाट में मापते हैं, यानी कि 107 का आपका बी आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तरह के एक श्रृंखला लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है, तो 102 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में बल्बों की संख्या को जोड़ा जाए। भाई कितनी बल्बों की संख्या जोड़ा जाए बताइए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है। भाई एक श्रृंखला में मान लीजिए कि कोई सीरीज में ऐसे बल्ब जोड़ा गया है, थोड़ा समझिएगा, ऐसे बल्ब जोड़ा गया है श्रृंखला में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ठीक है, और 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में क्या होता है? ठीक है, देखिए सीरीज में क्या होता है? धारा समान होता है। एक चीज याद रखिएगा, धारा समान होता है, धारा क्या होता है? समान होता है। लेकिन वही जो विभव जो होता है वो क्या होता है? असमान होता है। विभवांतर क्या होता है? असमान होता है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे धारा की बात करता तब तो बराबर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है विभव। ठीक है, यानी कि 110 वोल्ट पर। भाई 110 वोल्ट जो है क्या, अगर सेम 2-2 वोल्ट का है तो क्या हो जाएगा? इसका जो है वोल्ट अगर जोड़ा जाएगा तो बल्ब कितना होगा? तो सीधी सी बात है कि 110 बटे में क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 55 बल्ब लगेंगे। भाई वोल्ट तो क्या हो गया? विभव क्या हो गया? बट गया, क्योंकि सब जो है रेटिंग कितना है उतना ही है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो भाई 110 वोल्ट दिया जा रहा है, यानी कि सब में जो है 55 वोल्ट ऐसे, सॉरी 55 जो है आपका बल्बों की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 55 दूनी का, भाई 2 वोल्ट का एक है तो 55 दूनी का 110, तो 110 वोल्ट में यहाँ पे 55 बल्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 108 का डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक 10 ओम प्रतिरोध को 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है कि 10 ओम का प्रतिरोध धारा पूछ रहा है, तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है? VI होता है ना। प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछ रहा है, V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। क्या क्या दिया हुआ है? 10 ओम दिया हुआ है, यानी कि R का मान दे दिया है। R का मान कितना दिया है? 10 ओम दे दिया है, और यहाँ पे वोल्टेज दे दिया है, V बराबर कितना दे दिया है? V बराबर कितना दे दिया है आपका? 100 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, 100 वोल्ट दे दिया है। क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है। तो R और V यानी कि यहाँ से हम निकाल लेंगे, हम ओम के नियम से निकाल देंगे। तो V क्या दिया है? 100 दे दिया है, और R ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, बराबर I निकल जाएगा, धारा निकल जाएगा, तो 10 दाइया 100 यानी कि 10 एम्पियर निकल जाएगा, 10 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम 110 नंबर, 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया गया है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? देखिए ऊष्मा की बात कर रहा है। ठीक है, ऊष्मा की बात कर रहा है।
तो कह रहा है कि 10 एम्पियर धारा को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ प्रवाहित किया जाता है, 10 एम्पियर को। ठीक है, अब देखिए आर का मान कितना दिया हुआ है, 10 ओम दे दिया है, और आपका आई का मान, धारा का मान कितना दे दिया हुआ है, 10 एम्पियर दे दिया हुआ है। आर और आई का वैल्यू जो है आपको आपका जो है दे दिया। देखिए P बराबर आई स्क्वायर आर से निकालेंगे हम, तो P बराबर क्या हो जाएगा, आई का कितना दिया हुआ है, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर गुणे आर का मान दिया भी है 10, तो 10 दही 100 10 में 1000, तो क्या हो जाएगा ये 1000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 111 निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया। बल जो है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो सीजीएस में अगर पूछ देगा बल का मात्रक, ठीक है, तो वो क्या होता है, डाइन होता है, डाइन। ये क्या होता है, डाइन होता है। अब देखिए एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। यहाँ पे एम क्या है, आपका मास यानी कि द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, ए आपका एक्सीलरेशन है यानी कि त्वरण है, क्या है, त्वरण है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, या न्यूटन को ही हम क्या कह सकते हैं। देखिए पहले हम निकालने के लिए एम जो है, मास को हम केजी में मापते हैं, ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं केजी मीटर और सेकंड का पावर -2, यानी कि ये भी हो सकता है न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन बराबर कुछ देगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओम का नियम निर्दिष्ट करता है V = I × R, यही ओम का नियम है। या यहाँ से निकलेगा आपका I बराबर V/R, कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, V = I × R बिल्कुल गलत हो गया, I = V × R बिल्कुल गलत हो गया, V बराबर R/I ये भी गड़बड़ हो गया, I = V/R बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा होती है। अभी हमने बताया तुरंत क्या चीज, कि जब प्रतिरोध को श्रेणी में, प्रतिरोध को जब हम श्रेणी में जोड़ते हैं, श्रेणी में उसको हम जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। धारा क्या होती है, श्रेणी में धारा क्या होती है, बराबर होती है, और समांतर में भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। समांतर में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है धारा। ठीक है, तो श्रेणी में क्या होता है, बराबर होती है, बराबर बने, अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, भिन्न भिन्न, अचर, शून्य, आरोपित वोल्टेज के समान, बिल्कुल गलत, यहाँ पे अचर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अचर होती है। ठीक है, यानी कि 113 का जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जानी हो तो बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए V = I × R। ठीक है, V = I × R, अभी कोई हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, तो ईएमएफ बराबर हम भी लिख सकते हैं I × R। तो यहाँ पे I कितना दिया हुआ है, 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर इंटू R का वैल्यू दिया है यहाँ पे 20 दिया है। तो देखिए 20 दे दिया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 7.5 × 2, यानी कि 75 दूनी का 150, यहाँ पे 15 पॉइंट एक लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यानी कि 15 क्या हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि 15 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 114 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 115 नंबर पे ये बोल रहा है कि किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका टूल्स से आ गया है। बोल रहा है कि कोई वृत्ताकार होल है, छिद्र है, ठीक है, अब उसको परिष्कृत करना है, ठीक है, प्लेन करना है, मतलब कि उसको जो है सफाई करनी है, प्लेन करनी है। जैसे मान लीजिए कि ड्रिल करते हैं, होल में जब ड्रिल होता है तो कुछ उसमें जो है कुछ जैसे कि छोटे छोटे लोहे के जो है टुकड़े रहते हैं, उसको जो है हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी कि अर्ध गोलाकार रेती से हम उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका
ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 116 नंबर है कि ओम का नियम लागू किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम जो है लागू किया जा सकता है, वो किस पे लागू किया जा सकता है? ठीक है, इसको फटाफट इसका जल्दी बताइए आप लोग। 116 का क्या हो जाएगा? तो जो है प्रतिरोध पर लागू किया जाता है। किस पे लागू किया जाता है? प्रतिरोध पर लागू किया जाता है। ठीक है, 116 का क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है? ये जो प्रतीक है देखिए, एएलपी टेक्नीशियन 22 जनवरी 2019 में का है। अब 22 जनवरी 2019 एक 12:30 बजे से 3 बजे वाले में, और एक है 8:30 से 11 बजे वाले में। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है? ये जो प्रतीक जो दिया है ये क्या दर्शाता है, क्या चीज है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है, देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, यानी कि ये ध्रुवित संधारित्र है। ठीक है, अगर ये प्लस नहीं लिखा तो नहीं लिखा होता तो ये केवल संधारित्र होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए इसी में एक चीज बताते हैं आपको, प्रतिरोध को हम कैसे हम दिखाते हैं? इस फिगर से हम दिखाते हैं प्रतिरोध को। अब बैटरी को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चालकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता के व्युत्क्रम को, चालकता को हम जी से प्रदर्शित करें अब, और 1/g इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। चालकता को किस चीज से करते हैं? चालकता, जी क्या है? चालकता है, चालकता। चालकता के उल्टा को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाए, चालकता है ये। ठीक है, आर बोले तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, इसका ऑप्शन नंबर सी 118 का आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव क्या होगा? अब बोल रहा है कि खोखला गोला, तो ध्यान दीजिएगा, अगर खोखला गोला होगा और बोल रहा है कि खोखला गोला ये पूरी तरह से चार्ज है तो उसका विभव क्या होगा? विभव पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाहरी सतह के बराबर होता है। कितना होता है? बाहरी सतह के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल जो है किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? कह रहा है कि धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल जो है किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? तो देखिए आरआरबी कोलकाता जो है लोको पायलट में पूछा गया है। ठीक है, लोको पायलट में पूछा गया है, तो 120 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल जो है किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? तो क्या किसके लिए? एम्पियर की परिभाषा के लिए होता है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर जो है विद्युत धारा बनाते हैं? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो में कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, 1 माइक्रो बराबर क्या होगा? 10⁻6 हो जाएगा। और विद्युत धारा बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 इंटू 10⁻12 मिल करके जो है, मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो जो है 1 एम्पियर विद्युत धारा बनाएंगे। बिल्कुल इस डेटा को एग्जैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, बोल देगा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 माइक्रो एम्पियर का विद्युत धारा बनाते हैं। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर का विद्युत धारा बनाते हैं। तो बताइए इतना जो है इलेक्ट्रॉन मिल करके जो है 1 माइक्रो एम्पियर का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 122, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। भाई लंबाई दोगुनी कर दी गई और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, R बराबर ρL/A। रो क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये L क्या है? लंबाई है, चालक की लंबाई है। क्या बोल रहा है कि एक चालक जिसका प्रतिरोध R है। भाई चलिए प्रतिरोध तो R है मान लीजिए, ठीक है, लंबाई दोगुनी हो गई, यहाँ पे 2L कर लिया, लंबाई दोगुनी हो गई। और क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तो भाई क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? वृत्त का एरिया होता है πr²। तो पाई क्या है? पाई को हम हटा देंगे, क्यों? क्योंकि अचर चीज है। अब देखिए R जो है यहाँ पे R जो है क्या करेंगे? R² दिया हुआ है, तो बोला है कि आधा कर दिया जाए। तो जब हम यहाँ पे आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/2 भी कर सकते हैं, एरिया का 1/2 ऐसे। इसका स्क्वायर कर देंगे, R हम हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। ठीक, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
2L बटे में 1/2 यानी कि 2 दूनी का 4, 1 बटे ये 4 हो जाएगा, एरिया का 1/4 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, लंबाई दोगुना हो गया। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि लंबाई को 2 गुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया। देखिए क्षेत्रफल आधा करने के बाद ये ऊपर चला, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ये 8L/A हो जाएगा, अब बराबर ये R हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें एक चीज है, एक चीज गलती हो गया है, वो चीज है क्या है कि एक चालक जिसका प्रतिरोध R ओम है कि लंबाई दोगुनी हो जाती है, ये तो ठीक है लंबाई दोगुनी हो जाती है। यहाँ पे जो कह रहा है कि क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, रेडियस को आधा कर दिया है। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल को आधा करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, A/2 कर देंगे, समझिएगा A/2 करेंगे, इसको काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, अब ये ऊपर 2 चला जाएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो L/A हो जाएगा। ठीक है, यही L/ क्या होता है, R होता है, यानी कि R क्या हो जाएगा, 4 गुना जाएगा यानी कि 4R हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 123 नंबर, किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश जो है किसमें वृद्धि करते हैं। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत, पृथक का मतलब कि अलग अलग, ठीक है, दो आवेश जो है, मान लीजिए कि Q1 और Q2 आवेश हैं, किसमें वृद्धि करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो विद्युत क्षेत्र है जो है उसमें हम क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। इसी देखिए बोल रहा है, फिर ध्यान दीजिएगा इसको, कि किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश जो है किसमें वृद्धि करते हैं, तो देखिए वो विद्युत क्षेत्र में ही वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक, मान लीजिए कि वायर है, इसमें धारा बह रही है। ठीक है, धारा इसमें जो है प्रवाहित हो रही है और इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए कि इतना विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हो रहा है तो इसमें जो है आवेश उत्पन्न होगा, आवेश जो है उत्पन्न होता है। तो इसका जितना दूरी तक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इसका कोई क्षेत्र निर्धारण किया गया है, अगर जैसे जैसे दूर होगा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। जितना ही यहाँ पर नजदीक रहेगा वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। तो जो देखिए पृथक्कृत दो आवेश है, तो दो आवेशों के बीच में भाई आवेश तो यहीं पर रहेंगे पास में ही, पास में। ठीक है, यहाँ पे पास में प्लस और माइनस। ठीक है, अब जो है विद्युत क्षेत्र जो है इतनी दूरी में रहेंगे, यानी कि क्या करते हैं कि आवेश जो है किसमें जो है वृद्धि करते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, आवेश जो है वृद्धि करते हैं विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 123 नंबर, किसी पदार्थ की सापेक्ष सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव जो है किससे बड़ी होती है। तो किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव जो है किससे बड़ी होती है, तो ध्यान दीजिएगा 124 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक से सदैव क्या होती है, बड़ी होती है। तो ध्यान दीजिएगा विद्युतशीलता जो है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो क्या होता है सदैव, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, विद्युतशीलता है। तो विद्युतशीलता जो है एक से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पे है एप्सिलॉन क्या है, ये विद्युतशीलता है, तो ये क्या होता है, एक से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, एक से क्या होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 125 नंबर, विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो है आवश्यक होता है। किस लिए आवश्यक होता है भाई ईएमएफ, तो देखिए ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन्स का पलायन को रोकने हेतु, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने हेतु, चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तित करने हेतु, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने हेतु। तो दोस्तों 125 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए, जैसे कहने का मतलब है कि एक मान लीजिए कि कोई परिपथ है, परिपथ में अगर धारा मतलब कि प्रवाह कराना है तो उसको हम क्या देते हैं, हम उसको देते हैं वोल्टेज देते हैं। ठीक है, उसको ईएमएफ देते हैं। तो जैसे ही ईएमएफ देते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो उसमें धारा बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए। इलेक्ट्रॉन जैसे ही गतिमान होने लगता है धारा बहना स्टार्ट हो जाता है। चलिए 126 नंबर देखिए, मानक तापमान और दाब क्या होता है। मानक तापमान देखिए यहाँ पे मानक तापमान यहाँ पे होगा,
ठीक है। तो देखिए मानक तापमान यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है, ये चीज याद रखें। ये क्या होता है 273 केल्विन, और दाब क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एटीएम कर लेंगे, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, और यह क्या हो जाएगा आपका 273 केल्विन। तो ये चीज को याद रखिएगा। तो मानक तापमान जो है 273 केल्विन और दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 126 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 27 नंबर। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में क्या कौन कौन से जो है कण पाए जाते हैं, हमने पहले ही बताया था। तो परमाणु में जो है कोई परमाणु है उसमें जो है क्या क्या पाए जाते हैं, 3 कण पाए जाते हैं। वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि 127 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाता है। ठीक है, चलिए धारा का 3 प्रमुख प्रभाव क्या है। देखिए आरआरबी चंडीगढ़ में, आरआरबी रांची में भी पूछा गया है। ठीक है, लोको पायलट में धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या है, धारा क्या करता है, उसका 3 जो है प्रमुख प्रभाव क्या है। ठीक है, तो बताइए इसका 3 प्रमुख प्रभाव क्या है। देखिए इसका जो है जब धारा बहता है तो पहले तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, पहले तो ऊष्मा होगा, ठीक है, फिर चुंबकीय और फिर रासायनिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धारा का 3 प्रमुख प्रभाव ये है कि वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, चुंबक की तरह अगर भाई अगर मान लीजिए कि कोई वायर है उसमें धारा प्रवाह हो रहा है तो एक चुंबक की तरह भी वो कार्य करने लगेगा। ठीक है, और वो रासायनिक, उसका धारा के प्रवाह की वजह से वो रसायन भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बैटरी है, बैटरी, तो बैटरी में जो है क्या होता है रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, तो भी एक धारा का ही प्रवाह होता है। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो धारा प्रवाह को स्थापित करने के लिए, यानी कि धारा को प्रवाह को स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्या आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, 129 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज स्रोत एवं चालक चाहिए। भाई वोल्टेज स्रोत चाहिए यानी कि वी चाहिए, और चालक चाहिए, एक तार चाहिए, एक वोल्टेज स्रोत चाहिए और एक तार चाहिए, तो धारा बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 130 नंबर है, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है मतलब कि अगर किसी वायर में धारा बह रही है यानी कि प्रवाह हो रहा है तो कैसे पता चलता है कि उसमें धारा बह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है ऑप्शन देखिए, चमकने से, विद्युत के झटके से, उत्पन्न प्रभाव से और चटकने की ध्वनि से। तो बताइए दोस्तों 130 का क्या आंसर हो जाएगा, 130 का क्या हो जाएगा, तो उत्पन्न प्रभाव से। देखिए भाई अगर जब तक उसमें प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा। जैसे कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है और उसको हम देख के नहीं पता लगा सकते हैं कि वो उसमें धारा जो है प्रवाह हो रहा है या नहीं। तो जब तक उसमें कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा तब तक जो है नहीं पता चलेगा कि उसमें धारा प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो उसका प्रवाह उत्पन्न जो प्रभाव कुछ होगा तभी पता चलेगा कि उसमें जो है धारा उत्पन्न हो रहा है, धारा जो है उसमें उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, 4 समान जो है 6 वोल्ट, 4 ठे जो है समान 6 मतलब कि 6 वोल्ट का लैंप जो है, मतलब 6 वोल्ट का 4 लैंप जो है सीरीज में जोड़ा गया है और 24 वोल्ट डीसी से लगा है। तो यदि उनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो बताइए कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 4 बल्ब को हम लगा लिए, समांतर में लगा रहे हैं। ठीक है, बल्ब मान लीजिए बल्ब है, ये देखिए बल्ब है, इसको मैंने समांतर में लगा दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमने इसको समांतर में लगा दिया है, 6 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का, ये चीज़ हम कर देते हैं। ठीक है, लैंप को समांतर में लगा दिया हमने। अब बोल रहा है कि यदि उनमें से एक लैंप में क्या होता है भाई, एक लैंप में शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे किसी में एक में मान लेता हूँ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, यहीं पे क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया किसी एक लैंप में, क्या हो रहा है आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाती है किसी एक लैंप में। तो दोस्तों बताइए यहाँ से अगर हम वोल्टेज स्रोत यहाँ से जा रहा है, यहाँ से वोल्टेज स्रोत जा रहा है, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे करंट बह रही है ऐसे जा रहा है, तो भाई अगर यहाँ इसमें दिक्कत आया है तो ये तो जुड़ा ही हुआ है सबसे। ठीक है, यानी कि केवल ये बंद होगा, बाकी सब तो चलेंगे ही, है कि नहीं, बाकी सब तो क्या होंगे चलेंगे ही। ठीक है, तो देखिए चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा, भाई ये तो गलत हो जाएगा, केवल 3 लैंप ग्लो करेंगे, 4 है, देखिए 4 है तो यानी कि हाँ 3 लैंप ग्लो करेंगे, सभी लैंप फ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं।
दूसरा लैंप या लैंप खराब, दूसरा लैंप या लैंपे खराब हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो 131 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज दिया है, श्रृंखला दिया है, ध्यान दीजिएगा, श्रृंखला मैं समांतर समझ कर तभी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो समांतर में तो ठीक है भाई, समांतर में क्या होगा कि केवल 3 लैंप ग्लो करेगा, ठीक है, यानी कि 3 लैंप ग्लो करेगा, यानी कि जलेगा। लेकिन यही सीरीज में होगा, देखिए सीरीज में मैं बल्ब लगा रहा हूँ, ठीक है, ये सीरीज में लग गया, ठीक है, 4 लगा दिया। अब क्या रहा कि यहाँ पे मैंने वोल्टेज स्रोत दे दिया, यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज स्रोत मैंने दे दिया, ये हमने वोल्टेज स्रोत दे दिया। तो जैसे ही यहाँ पे करंट, जैसे धारा बहेगा, प्रवाह होगा, तो अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो भाई ये जो है करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जैसे ही आगे नहीं बढ़ेगा, सर्किट को पूरा करेगा ही नहीं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कोई भी ग्लो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहीं पे ये समांतर होता तो क्या हो जाता, समांतर होता तो क्या हो जाता, आपका हो जाता है कि केवल 3 लैंप ग्लो करता है कि नहीं, जैसे यहाँ पे हमने बताया। और यहाँ पे दिया है श्रृंखला, तो श्रृंखला के लिए कि कोई भी लैंप ग्लो नहीं करेगा, यानी कि कोई भी लैंप जलेगा नहीं, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होता है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होता है। तो दोस्तों 132 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है, बताइए, बिजली चमकेगी किसके कारण भाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि 2 विपरीत आवेशित बादलों, 1 उदासीन तथा 1 आवेशित बादल, 2 समरूप आवेशित बादल, उपर्युक्त सभी के कारण। तो दोस्तों 133 का हो जाएगा, वो हो जाएगा विपरीत, यानी कि 2 ठे विपरीत आवेशित बादल, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए तो इसी के साथ हम आज का जो है क्लास जो है यहीं पे अभी, मतलब कि क्वेश्चन का सिलसिला यहीं पर अभी रोकते हैं, और मैं अगले जो है क्लास को लेके आऊँगा, अगले PYQ को मैं लेके आऊँगा, तो उसमें जो है मैं अलग चैप्टर का क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा।